ये श्वेत क्रांति का ही असर है जो आज हम 1460 लाख टन दूध पैदा करके दुनिया के दूसरे देशों से प्रतियोगिता कर पा रहे हैं। हमारे बाद अमेरिका का नंबर आता है जिसका उत्पादन हमसे तकरीबन आधा है, लेकिन प्रति पशु उत्पादन देखें तो हम दुनिया के देशों से कई मील पीछे हैं। हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी वजह से प्रति पशु दूध का उत्पादन कम होने के बावजूद भी हम कुल दुग्ध उत्पादन में दुनिया के देशों को पछाड़ दे रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि किस ढंग से हम अच्छी नस्ल के जानवरों की पैदावार को बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है कि हमारे देश में दूध उत्पादन में हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे जो संसार में टॉप में हैं। हमारे यहाँ आज की डेट में हमारे देश में 143 मिलियन जो टन जो है दूध पैदा हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो दूध आ रहा है वो ज़्यादा जानवरों की वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास जानवरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक गाय हमारे यहाँ एवरेज जो है 3 से 4 किलो दूध देती है, जो कि बहुत कम है। और जो कि अगर हम इसको दूसरे देशों से अगर हम अमेरिका से इसको हम मापें या उससे कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अमेरिका में एक गाय एवरेज दूध उत्पादन उसका 27 से 30 किलो के आसपास है। जानवरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ हम दूध में इस समय उत्पादन में, दूध के उत्पादन में पूरे संसार में टॉप में है। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी यानी पशु जैव प्रौद्योगिकी में इनके अनुसंधान और इनके योगदान ने डेयरी उद्योग को नए पड़ाव पर खड़ा होने के लिए मजबूती दी है। युवा वैज्ञानिक मनमोहन सिंह ने इस देश में पशुधन को नई परिभाषा दी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की महानायकी की कहानी की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि मनमोहन सिंह चौहान ने साल 1987 से काम करना शुरू किया था और साल 1990 में ये पशु जैव प्रौद्योगिकी पर काम कर रहे ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के एक समूह का हिस्सा बने। यहाँ पे मैं 8 साल से लगभग डायरेक्टर हूँ और मैं ये बड़े गर्व से, बड़े खुशी मन से आपको बता रहे हैं कि पिछले 8 सालों में एनडीआरआई ने बहुत प्रगति की है और उसमें हमारे सारे वैज्ञानिकों का साथ रहा है। हम अगर कुछ आपके माध्यम से अपने वैज्ञानिकों का नाम बताएं जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट की प्रगति में सहयोग दिया, तो कुछ फील्ड में जैसे हमारा टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन है, क्लोनिंग की टेक्नोलॉजी हम देखें तो उसमें हमारा डॉक्टर एमएस चौहान, डॉक्टर एसके सिंगला का ग्रुप है जो अच्छा काम कर रहा है। मनमोहन सिंह चौहान जैसे युवा महानायकों ने भ्रूण जैव प्रौद्योगिकी के जरिए उच्च गुणवत्ता के पशुपालन और उत्पादन को नए मुकाम पर ला खड़ा किया। एम्ब्रियो बायोटेक्नोलॉजी में जो यहाँ पर काम हुआ है शुरू, वो 1987 से शुरू हुआ है और जिसमें इस काम को इनिशिएट करने वाले डॉक्टर एम एल मदन ही थे। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एक प्रोग्राम आया था जिसमें कि देश में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर काम करना था और डॉक्टर मदन ने इस चैलेंज को लिया और उसके बाद उसमें एक पहला सबसे बड़ा काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डेवलप करना। और मदान साहब ही ऐसे आदमी थे कि जिन्होंने एक बिल्डिंग बनाई उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के। मैं ही कहूँगा कि ये बिल्डिंग आज तक अगर हम पूरे हिंदुस्तान की बात करते हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है जो इस पर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र पर काम करने के लायक। बहुत अच्छी लैब की है। देश भर में पशुओं की नस्ल पर काम करने वाले वैज्ञानिकों की बड़ी फौज है करनाल में। यूं तो श्वेत क्रांति पीजे कुरियन के निर्देशन में गुजरात के आणंद से शुरू हुई, लेकिन इस क्रांति को तकनीकी तौर पर आगे बढ़ाने में एनडीआरआई यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान और उसके वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है। जैव प्रौद्योगिकी में शोध के जरिए नित नए मुकाम पर खड़ा होने वाला एनडीआरआई एक समय केवल डेयरी फार्म था। इसकी स्थापना 1923 में बेंगलोर में पहले हुई थी और हमारा जो करनाल है वो एक खाली डेयरी फार्म था। 1955 में ये शिफ्ट होकर के हेडक्वार्टर करनाल में आ गया
और अभी हमारे पास 2 रीजनल स्टेशन हैं, एक बेंगलोर में है और एक कल्याणी में है जो कलकत्ता के पास है। हम एजुकेशन में काफ़ी इंगेज्ड हैं। लगभग 18 हमारे स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम हैं जिसमें हम MSc PhD की डिग्री देते हैं। 8 साल से हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है डेयरी एजुकेशन एट फार्मर्स डोर। मतलब हम किसान के दरवाजे पर जा कर के किसानों को बताते हैं कि किस तरीके से गाय को रखें, किस तरीके से दुग्ध उत्पादन करें। अच्छी नस्ल के जानवरों की देश में संख्या बढ़ाना बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में तकनीकी ही एक जरिया थी जिसके माध्यम से हिंदुस्तान में अच्छी नस्ल के पशुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। और इसी चुनौती को अपना शौक बना लिया मनमोहन सिंह चौहान ने। काम ऐसा हो कि जो एक तो हिंदुस्तान में ना हुआ हो और कोई लीड लें जिसमें हम काम, और दूसरा ये है कि जो एनिमल में, जानवरों में जो भी सबसे बड़ी समस्या यही है, रिप्रोडक्शन की समस्या है। हमारे पास क्वालिटी एनिमल्स नहीं है, मतलब हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स नहीं है, ऐसे जानवर, दुधारू जानवरों की कमी है। तो जो इस टाइप की टेक्नोलॉजी करेंगे ताकि हम दुधारू जानवर को पैदा कर सकें, और उस टाइप का अगर हम कोई भी जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप करते हैं तो नेचुरली आने वाले डेज में हमारे उसके साइंस में और हमारे हिंदुस्तान के लिए ये काम आएगा, और जिससे हमारी दूध की पैदावार बढ़ेगी। PhD करने के बाद मनमोहन सिंह को गुरु के तौर पर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ML मदन का साथ मिला और शुरू हुआ कामयाबी का एक ऐसा सफर जिसने हिंदुस्तान में जानवरों की नस्ल के विज्ञान को बदल कर रख दिया। पशु जैव प्रौद्योगिकी में मनमोहन सिंह के योगदान से कैसे देश के पशुपालकों की किस्मत चमकी, उसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मनमोहन सिंह चौहान का जीवन परिचय दिखाते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जन्मे मनमोहन सिंह की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। मनमोहन सिंह की इच्छा थी कि सेना में जाकर वो देश की सेवा करें, मगर सीमा पर रहकर देश की सेवा करने का सपना आकार नहीं ले पाया। मगर देश सेवा का जुनून मन में था, लिहाजा ज्ञान और विज्ञान के जरिए मनमोहन सिंह चौहान ने देश सेवा करने की ठानी। गढ़वाल में मैं पैदा हुआ हूँ, जो उत्तराखंड में है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है। और वहाँ पर जो आप अगर मेरा गांव अभी भी देखेंगे तो बड़ा रिमोट एरिया है, और करीब 3.5-4 किलोमीटर हिल में दूर हम स्कूल जाते थे, छोटे थे उस समय। और मैंने 7वीं 8वीं तक मैंने वहाँ पर पढ़ा। तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं BSc के बाद में, BSc करने के बाद मैं आर्मी में जाऊँ। मैंने 1975 में BSc की थी, और मैंने उसमें 2-3 बार एग्ज़ाम भी दिए, 2 बार मैं क्वालिफाई भी किया, लेकिन इंटरव्यू में मैं हो नहीं पाया। मकसद ये था कि चलो अच्छा लगता था कि देश की सेवा करें उस बहाने। PhD करने के बाद मनमोहन सिंह को गुरु के तौर पर ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक ML मदन का साथ मिला और शुरू हुआ कामयाबी का एक ऐसा सफर जिसने हिंदुस्तान में जानवरों की नस्ल के विज्ञान को बदल कर रख दिया। PhD करने के बाद मैं यहाँ पर आ गया करनाल में, NDRI में। तो ये NDRI करनाल में यहाँ पर डॉक्टर SR आनंद थे इसमें, जो बायोकेमिस्ट्री में, और उनके साथ में मैंने एज ए PDF काम करना शुरू किया और 2-3 साल काम किया। जहाँ से मैंने शुरू में पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में पहले मैंने IVF पर स्टार्ट किया काम, गोट पर। और अब 89 से मेरा था काम, और 89 में पहला IVF, 89-90 में एक IVF पर पहला गोट का पब्लिकेशन मेरा आया। इसमें मैं 87 से 90 तक डॉक्टर आनंद के साथ में रहा। 90 में मैंने मदान साहब के साथ मैं ज्वाइन किया एज ए टेक्निकल ऑफिसर।
और वहाँ पर फिर हमने आईवीएफ का काम किया बफलो में, और आप देखते हैं कि बफलो में जो भी काम हुआ है आईवीएफ पर, फिर हम लोगों का और हमारी टीम के साथ में जुड़ के वो अच्छा काम हुआ है। मेरे जो काम से जो परिवार का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट, ये डॉक्टर मदन और ये कई लोगों का, डायरेक्टर्स का, इन लोगों के सपोर्ट से हम कुछ कर पाए हैं। हमारा मकसद यही है कि ये फार्मर्स के काम आए और फार्मर्स तक हम पहुंच पाएँ किसी ढंग से, और वो हमारी ओर से हमारा गोल हमेशा वही है कि फार्मर्स के लिए कुछ काम किया जाए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बनाई गई विश्व की सबसे पहली भैंस, जिसका नाम प्रथम था, इसके बाद समरूपा पैदा हुई। ये दुनिया की पहली क्लोन बिफेलो थी। हालांकि जन्म के 5 दिन बाद समरूपा मर गई क्योंकि उसके फेफड़ों में संक्रमण हो चुका था। 6 फरवरी 1909 को एनडीआरआई यानी राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने एक और क्लोन बनाया। ये क्लोन भी 6 दिन जिंदा रहने के बाद मर गया, लेकिन इन प्रयासों से वैज्ञानिकों ने क्लोन बनाने की कामयाब तकनीक सीख ली। तो एम्ब्रियो क्लोनिंग का और एनिमल क्लोनिंग की हम जो बात करते हैं, और हमने भैंस में ये काम जो शुरू किया, ये पिछले 15-16 साल से काम चल रहा था, और उसमें हमें अब जाके कुछ लीड मिला है, जिसमें हमने कई काफ यहाँ पर भैंस के जो क्लोनिंग के द्वारा बनाए हैं। और इसको हमने क्या किया कि जो बाहर जो क्लोनिंग हुई है, जैसे जो एडनबर्ग में हुआ है, वहाँ पर एक विलमेट का ग्रुप है, डॉक्टर जो विलमेट हैं, उन्होंने इस पर जो काम किया था, और वहाँ पर डॉली पैदा की गई थी। लेकिन डॉली पैदा करने में जो भी वहाँ पर दिक्कतें ये थी कि एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम माइक्रो मैनिपुलेटर सिस्टम कहते हैं। वो बड़ा महंगा होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एक महंगे के साथ साथ एक स्किल मैन पावर हमें चाहिए। 6 जून 2009 को गरिमा का जन्म हुआ, जो दुनिया की दूसरी क्लोन्ड भैंस थी। गरिमा 2 साल तक जिंदा रही और 18 अगस्त 2011 को हृदयघात से उसकी मौत हो गई। गरिमा के लिए वैज्ञानिकों ने हैंड गाइडेड टेक्निक यानी हाथों से नियंत्रित होने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया था। मनचाही नस्ल को पैदा करना बड़ा ही मुश्किल काम है। सालों की मेहनत के बाद कामयाबी मिलती है, क्योंकि जो गुण चाहिए होते हैं वो क्लोनिंग के जरिए पैदा हुए जानवर में आए या नहीं, इसकी परख के लिए सालों का वक्त लग जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी बनाना, उसमें क्या होता है कि कई बार हमारे देश में ऐसे इस मतलब क्षेत्र से ऐसे जानवर हैं कि जो फार्मर्स अपनी ओर से उनको बेच देता है, स्लॉटर में हो जाते हैं, वो चले जाते हैं जब उनका दूध नहीं होता है, और लेकिन उसकी क्षमता, दूध पैदा करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है ऐसे जानवर। तो हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस से हम ओवरीज मंगाते हैं, उनके अंडाशय को मंगाते हैं, उससे अंडे निकालते हैं, उसको हम बाहर यहाँ पर अपनी लैब में काम करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं कि फिर भ्रूण बनाते हैं। जब वो 8वें-9वें दिन का भ्रूण बन जाता है, उसको हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। जो कम दूध देने वाले जितने भी जानवर हैं, भैंसें हैं, उनके अंदर हम डाल देते हैं, और उससे क्या होता है कि वो एक जो जानवर पैदा होता है, तो उससे हम जो दुधारू हैं जानवर हैं उनको हम सेव कर सकते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेल सेल से 22 अगस्त 2010 को जेमिनी का जन्म हुआ था। मादा भैंस जेमिनी ने बाद में महिमा को जन्म दिया। इसी दौरान 26 अगस्त 2010 को श्रेष्ठा नर भैंस का जन्म हुआ। श्रेष्ठा का जन्म एक उच्च प्रजाति के नर भैंस की सोमेटिक सेल से किया गया। बाद में श्रेष्ठा के वीर्य का इस्तेमाल अच्छी नस्ल की भैंस पैदा करने में किया गया। इसी तरह 23 जुलाई 2014 को रजत का जन्म हुआ। हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक यानी हाथों से नियंत्रित होने वाली तकनीक से जन्मा रजत नर भैंस। क्लोनिंग ऐसी तकनीकी होनी चाहिए कि जो सिंपल हो, जो आसान हो, ये हमारा उद्देश्य था, और इस उद्देश्य में हम काफ़ी हद तक हमें जो है सफलता मिली है। हमने क्या किया है कि अगर हम
उसके लिए क्या करते हैं कि अगर सेल किसी भी जानवर का अगर जिसका हमने क्लोन पैदा करना है, उसके अगर कान का छोटा सा पीस हम ले लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल, और उसमें कई जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में से एक सेल उठाकर उनका अपना जो गुण है, जो न्यूक्लियस होता है, वो हटा देते हैं और उसके जगह में एक कान के टुकड़े का सेल डाल देते हैं और उसको हम इस ढंग से उसको गाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं हैंड गाइडेड, कि वो भ्रूण बन जाता है। और जब भ्रूण बन गया तो उसको हम दूसरे जानवर के अंदर, वो जानवर तैयार करते हैं, उसके अंदर हम डाल देते हैं। तो जो काफ पैदा हुआ वो उसका होगा जिसके कान के टुकड़ा से हमने कान से जिससे हमने सेल लिया है। कि मनमोहन सिंह का मानना है कि काम अच्छा होना चाहिए और देश हित में होना चाहिए, फिर उसे अवार्ड मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियर ट्रांसफर के जरिए हुई क्लोनिंग में पश्मीना बकरी नूरी 9 मार्च 2012 को पैदा हुई। इसे शेर कश्मीर कृषि विश्वविद्यालय श्रीनगर में बनाया गया। कामयाबी के आंकड़े इतने ही नहीं, 25 जनवरी 2013 को मादा भैंस गरिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम महिमा रखा गया। ऐसे ही 18 मार्च 2013 को वीर्य की सोमेटिक सेल से नर भैंस स्वर्ण का जन्म हुआ जो अभी भी जिंदा है। इसी के बाद 6 सितंबर 2013 को मादा भैंस पूर्णिमा का जन्म हुआ। इसे दूध के ज्यादा उत्पादन के लिए पैदा किया गया था, लेकिन पूर्णिमा 21 दिनों बाद ही मर गई। 21 मई 2014 को लालिमा का जन्म हुआ जिसे हाथों द्वारा नियंत्रित होने वाली क्लोनिंग के जरिए पैदा किया गया। उसके बाद 23 जुलाई 2014 को नर भैंस रजत का जन्म हुआ। एक रजत नाम का कटड़ा पैदा किया। रजत का जो जन्म जो है एक क्लोन से हुआ है और उसमें हमने क्या किया है कि एक हमारे पास जो अच्छा बुल था, जो सांड था, उसका सीमन हमारे पास पड़ा था। उसका 10 साल पहले वो मर चुका था और वो सांड था कि जिससे माना जाता था कि उसकी जितनी भी जो कटड़ियाँ पैदा होंगी उसके वीर्य से, और उसके बाद जब वो दूध में आएंगी तो वो कम से कम 14 से 16 किलो तक दूध देंगी। तो उसको बोलते हैं, ऐसे प्रोग्राम हम करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम। हमने उसको सोमेटिक सेल को लेकर फिर हैंड गाइडेड क्लोनिंग से हमने वो भ्रूण बनाया और जब भ्रूण बनाकर फिर एक जो है आया की तरह काम करने वाली जो है भैंस है उसके अंदर डाल दिया, जिसको हम फॉस्टर मदर भी बोलते हैं। और वो अपने पूरे टाइम के बाद उसके बाद फिर जो है जब वो जो कटड़ा पैदा हुआ उसका जिसका नाम हमने दिया रजत। तो हम ये कहते हैं कि रजत अगर जब ये सांड बनेगा तो इससे जितने भी सीमन आएगा तो उससे जो भी कटड़ियाँ पैदा होंगी वो अच्छे दुधारू होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक टाइप का ब्रेक थ्रू है जो हम कह सकते हैं क्लोनिंग में। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस यानी राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्थान ने मनमोहन सिंह चौहान को सम्मानित किया। साहिवाल कैटल सोसाइटी द्वारा भी सम्मानित किए गए मनमोहन सिंह चौहान। इसके अलावा मनमोहन सिंह चौहान को मिडिल करियर साइंटिफिक अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी पर होने वाली कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में इन्हें सम्मानित किया गया। हालांकि मनमोहन सिंह का मानना है कि काम अच्छा होना चाहिए और देश हित में होना चाहिए, फिर उसे अवार्ड मिले या ना मिले इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक अवार्ड का सवाल है, नेचुरली जब अवार्ड मिलता है तो अच्छा लगता है, इसमें अप्रिसिएशन कोई आदमी को कोई इस काम को रिकॉग्नाइज करता है तो अच्छा लगता है इसमें। पर मेरा ये मानना है कि केवल अवार्ड के लिए हम काम न करें, और क्योंकि अवार्ड कई बार ऐसा होता है कि आप बड़ा अच्छा काम करते हैं और उसमें अवार्ड नहीं मिल पाता है और आप
उससे अवार्ड को फोकस न करें, ये मेरा अपना मानना है। और मैं अवार्ड के लिए नहीं करता काम, मेरा यह है कि काम अच्छा हो और अप्रिसिएशन लोगों से मिले, अच्छा जिसके और कोई मतलब टेक्नोलॉजी इस टाइप का हो, जनरेट हो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम ढंग से गाइड कर सकें, उनको हम एडवाइस कर सकें, और ताकि अच्छा काम हो सके और कोई देश के लिए टेक्नोलॉजी आ सके जिसको आगे आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा हो। हमारा देश गांवों में बसता है, गांव में ही रचता है। हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी समझ कितनी ही आधुनिक क्यों न हो जाए, लेकिन हमारी जड़ें गांव की मिट्टी में ही जमी हैं। और इस बात को मजबूती देता है ये आंकड़ा जो ये कहता है कि तकरीबन 72% से अधिक आबादी ग्रामीण है और 60% लोग खेती से जुड़े रोजगार में शामिल हैं। इसी में एक बड़ी संख्या में रोजगार देने वाला है डेयरी उद्योग। एक आंकड़ा देखें तो करीब 7 करोड़ कृषक परिवारों में हर दूसरा घर छोटे या बड़े डेयरी उद्योग से जुड़ा हुआ है। आंकड़ा ये भी कहता है कि देश में होने वाली 70% दूध की आपूर्ति छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों से होती है। बावजूद इसके हम पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में सबसे आगे हैं। वैश्विक बाजार में भारत का अपना विशेष स्थान है। ये विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक तो है ही, साथ ही दुग्ध से बने उत्पादों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयोग से भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है। हमारी तुलना में अमेरिका और जापान जैसे देशों का खर्च कई गुना ज्यादा है। जो हालात हैं और मनमोहन सिंह जैसे महानायकों की जो मेहनत रंग ला रही है, उससे साफ है कि दुग्ध प्रसंस्करण उद्योग भी तेजी से विकसित होगा और आने वाले 10 सालों में 3 से 4 गुना तेज गति से वृद्धि करेगा। और तब हम दूध के साथ साथ दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाले अग्रणी देशों में शुमार हो जाएंगे। जिद से जिंदगी को बदलने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। हाथों की लकीर में कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब कोई जिद्दी इंसान जिद कर ले तो वो अपनी तकदीर बदल देता है। ईश्वर कुंडू उन्हीं जिद्दी लोगों में है